हेलो डियर, लाइट द लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का मतलब क्या होता है। टॉपिक डाल देते हैं। चैप्टर का नाम है यार ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उससे पहले इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात मालूम हो कि जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है ये असल में मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होगी। अपना फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स वाला सेगमेंट है, इस मॉडर्न फिजिक्स वाले सेगमेंट में बेसिकली हमको कुल 3 ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर होता है ये डुअल नेचर है, डुअल नेचर होगा। डुअल नेचर के बाद आपको एटम्स पढ़ना होगा। एटम्स पढ़ने के बाद आपको न्यूक्लियाई पढ़ना होगा। तो ये कुल 3 चैप्टर मिला के मॉडर्न फिजिक्स होता है। डुअल नेचर में क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर होगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जो डुअल नेचर वाला चैप्टर होता है, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, आपको डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना होता है, और साथ में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के बारे में पढ़ना होता है। ठीक बात है ना। फिर एटम्स का अपना सिलेबस है, न्यूक्लियाई का अपना सिलेबस है। उससे अभी मतलब नहीं, अभी हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने आपको बताया जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये किस में आता है? मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। मॉडर्न फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे? बेसिकली 3 ही चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। डुअल नेचर में क्या क्या आएगा भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है, और साथ में फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको पढ़ाया जाता है। फिर एटम्स का अपना सिलेबस है, न्यूक्लियाई का अपना सिलेबस है। तो इस वाले प्लेलिस्ट में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में समझ लो। देखो भाई, इससे पहले जो तुमने 11th में फिजिक्स पढ़ी, जो तुम अभी 12th क्लास में वो फर्स्ट वाली बुक में फिजिक्स पढ़ रहे थे, ये सब स्टैटिक फिजिक्स है यार। ये सब स्टैटिक फिजिक्स है, इसमें उतने सारे रिसर्चेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी के समय पे जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिसमें आज भी लगातार कंटिन्यूअसली रिसर्चेस हो रही हैं। ठीक बात है ना। तो ये बहुत स्टैंडर्ड फिजिक्स है, बहुत ही इल्यूबरेटेड, बहुत बड़ी फिजिक्स है। लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, छोटी सी सॉलिड पढ़ाई करनी है, हमको उसका ओवरव्यू लेना है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स है क्या। ठीक बात है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स आप समझे कि एक बहुत बड़ी पढ़ाई, बहुत स्टैंडर्ड पढ़ाई है, और ये वो पढ़ाई है जिसमें अभी भी रिसर्चेस हो रहे हैं। न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन में क्या रिसर्च होगा? न्यूटन ने तो बता दिया इक्वेशन के लॉज होते हैं, ये जो न्यूटन का मोशन के लॉज होते हैं, लॉज बता दिया, मोशन के इक्वेशंस बता दी, इसमें क्या ही रिसर्च होगा। लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स होगी जिसमें अभी भी कंटिन्यूअसली लोग काम कर रहे हैं। नई चीज़ें आ रही हैं, नए स्कोप हैं, इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा बना रहता है। ठीक बात है ना। तो इसके बारे में चर्चा करके समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग अपने टॉपिक पे आए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर का पहले नाम तो क्लियर हो सर। ये चैप्टर का नाम कह रहा है कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो भाई, तुमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े तो वेव ऑप्टिक्स में आपने रेडिएशन के वेव नेचर को लेके पूरी पढ़ाई की थी। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में आप क्या मानते हैं कि जो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट रेडिएशन का एक फॉर्म है। तो जो रेडिएशन है, आपने उस रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर किया था, और वेव नेचर को कंसीडर करके आप पढ़ाई कर रहे थे। अरे आपने यंग्स के एक्सपेरिमेंट पढ़े, यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, चाहे आपने डाइफ्रैक्शन पढ़ा। ये सारी की सारी फिनोमिना लाइट के किस नेचर को मान के एक्सप्लेन की जाती हैं? तो ये लाइट के वेव नेचर को मान के एक्सप्लेन की जाती हैं। लेकिन असल में जब और पढ़ाई करी गई तो और पढ़ाई करने में पता किया गया कि भाई लाइट तो डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। लाइट के पास वेव नेचर तो होता ही होता है, साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट के वेव नेचर को मान के हमने पहले पढ़ाई कर रखी है। किस चैप्टर में? वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर को कंसीडर किया जाता है, और वेव नेचर को कंसीडर करके सभी के सभी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अब हम इस वाले चैप्टर में क्या करेंगे? हम ये जानेंगे कि भाई देखो, असल में लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का वेव नेचर भी होता है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। और उसी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, पार्टिकल नेचर को समझने के लिए इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट यानी कि रेडिएशन, लाइट बोले तो रेडिएशन समझो, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझोगे कि असल में क्या था कि अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन का जो वेव नेचर होता है, समझना, रेडिएशन का जो वेव नेचर है, इस वेव नेचर को आपने किस में पढ़ा था? आपने तो वेव ऑप्टिक्स वाली जो पढ़ाई करी थी, वेव ऑप्टिक्स में आपने यही पढ़ा था ना कि भैया जो वेव ऑप्टिक्स होगा, वेव ऑप्टिक्स में चाहे इंटरफेरेंस तुमने पढ़ा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, डाइफ्रैक्शन पढ़ा, ये सब लाइट के किस नेचर को मान के होते हैं? वेव नेचर को होते हैं। अब इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे? लाइट के पार्टिकल नेचर को, जो है लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। और लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक पूरी थ्योरी है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक बात है ना। लेकिन सर चैप्टर का तो दो नाम है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो भाई, जो रेडिएशन होता है, जो लाइट होती है, उसका तो डुअल नेचर होता ही होता है, लेकिन साथ में जो मैटर होते हैं, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। अरे मैटर का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन हो गया, मैटर में तो सब आ गया ना, मार्कर भी मैटर में आ गया, इलेक्ट्रॉन भी मैटर में आ गया। तो जो कोई भी मैटर होता है वो भी डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। उसके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन पार्टिकल के साथ साथ उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो अगर हम मैटर की बात करें, और मैटर में यार, मैटर में तो कुछ भी आ जाएगा, पर बेसिकली हम यहाँ पे चर्चा किसी के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रॉन के, छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और छोटे में सबसे बेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल, हम यार समझोगे इस बात को, इस पार्टिकल की बात नहीं करें, कोई भी छोटा पार्टिकल है, कोई भी स्मॉल बॉडी, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वो स्मॉल बॉडी, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होगा वो डुअल नेचर एग्जिबिट करेगा, पार्टिकल नेचर भी करेगा और वेव नेचर भी करेगा। तो यार कोई छोटा सा अगर पार्टिकल है, उसका पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। उसको बताने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, उसको बोलते हैं डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं ना सर। तो हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि सर डुअल नेचर, रेडिएशन का भी डुअल नेचर है और मैटर का भी डुअल नेचर है। रेडिएशन का भी सर डुअल नेचर है और मैटर का भी डुअल नेचर है। रेडिएशन के वेव नेचर को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखे, और पार्टिकल नेचर को समझने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद मैटर जो होगा, मैटर के पास भी मैटर है, तो भाई मैटर इज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वेव नेचर भी होगा। तो पार्टिकल के वेव नेचर को, मैटर के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। असल में जब हम तुमसे मैटर बोलें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन समझोगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, उस इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर तो होगा ही, साथ में वेव नेचर भी होगा। उस बात को समझाने के लिए हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, हमारे पास होता है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये पूरा ओवरव्यू था। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अब बेसिकली जो हम लोग को चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टॉपिक डाल लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बढ़ा देते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टॉपिक डालो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है यार, सब समझने वाला टॉपिक है। पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, ये समझने वाला टॉपिक होता है ना, ऐसा कोई इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। सब बड़े ध्यान समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बस आपको दिमाग लगाना है, समझना है सर। ये सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सिंपल सा ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी जो तुम्हारा मेटल का प्लेट है, मान लो ये कोई मेटल की प्लेट है, जब मेटल की प्लेट पर रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है, जो मेटल की प्लेट है उस मेटल की प्लेट पर जब रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है, रेडिएशन को गिराया जाता है। रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, फोटॉन्स। रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, फोटोन। अरे लाइट है तो लाइट में लाइट जो होगा फोटॉन्स ही तो है उसमें। तो जब कभी भी किसी मेटल की प्लेट पर रेडिएशन यानी कि फोटोन को इंसिडेंट किया जाता है, लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, तो उस मेटल की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिंपल में बताया जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ऐसे मान लो कैसे मेटल की प्लेट है, ऐसे एक इस प्रकार से मान लीजिए कि ऐसे मेटल की प्लेट है, एक ऐसे मेटल की प्लेट है, समझो इस प्रकार से एक मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट पर किसी रेडिएशन को इंसिडेंट कराया गया, कोई भी रेडिएशन है भाई, किसी भी फ्रीक्वेंसी का, किसी भी इंटेंसिटी का एक रेडिएशन था, उस रेडिएशन को इंसिडेंट कराया गया। तो जब इस रेडिएशन को इस मेटल के प्लेट पे जो रेडिएशन है, जब इस रेडिएशन को इसी मेटल की प्लेट है, मेटल की बनी हुई प्लेट है, जब इस रेडिएशन को मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट कराया गया, तो यहाँ से हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मेटल की प्लेट को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और यही फिनोमिना क्या कहलाया, ये कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन यार बाहर निकला, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, बाहर निकला, उसको क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अभी तो पूरा आपको सेटअप बनाएंगे, किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया था, इसका पूरा का पूरा जो प्रॉपर सेटअप था वो सेटअप बना के आपको बताएंगे। अभी सिंपल समझो यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा मतलब हुआ कि सर कोई भी मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट है, अगर उस मेटल की प्लेट पर अगर किसी रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाए, तो रेडिएशन को इंसिडेंट करने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइट यानी कि फोटॉन्स को गिरा रहे हो, लाइट यानी कि फोटॉन्स को गिरा रहे हो, तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा
रहा है। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर कोई भी मेटल की प्लेट है ना, अगर कोई भी मेटल की प्लेट है, अगर उस मेटल की प्लेट पर अगर इलेक्ट्रॉन को, मतलब कोई मेटल की प्लेट है, उस मेटल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन को गिराया जाए तो वहाँ से रेडिएशन बाहर निकलता है। वो जो रेडिएशन वहाँ से बाहर निकलता है उसी को एक्स रेज बोलते हैं। तो इसके बाद वाली जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें आपको एक्स रेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो एक्स रेज जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस जो होगा, तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एक्स रेज निकलती है। उल्टा प्रोसेस कैसे? रेडिएशन को इंसिडेंट कराए तो कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अरे रेडिएशन को इंसिडेंट कराए कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर हम किसी मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कराएं तो वहाँ से रेडिएशन निकलता है। वही रेडिएशन क्या कहलाता है? वो रेडिएशन कहलाता है एक्स रे। तो कन्वर्स भी होता है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो प्रोसेस हो रहा है इसका कन्वर्स भी होता है। असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल अगर बेसिक आपको समझाया जाए तो अगर कोई भी रेडिएशन है, उस रेडिएशन को मेटल के सरफेस पे अगर आप इंसिडेंट कराएंगे तो मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराने पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा। यही चीज कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। कन्वर्स भी होता है। अब हम अगर रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कराएंगे तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। वही रेडिएशन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्स रेज। बात समझ में आई सर? तो इसका हम आपको सेटअप, छोटा सा एक सेटअप बनाते हैं और सेटअप बना के आपको समझाते हैं कि देखो भाई असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको, एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक बात है ना? तो पहले हम आपके लिए डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। आप भी साथ साथ बना लीजिए, इसको बना लो भाई, बना लो साथ साथ। ये कैसे, एक इस प्रकार का एक ट्यूब है, एक मिनट, एक इस प्रकार का ऐसे ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब होता है ये ऐसे विंडो होती है। यहाँ पे जो होता है एक ऐसे विंडो जैसा होता है, विंडो ओपनिंग होती है। विंडो मतलब ओपनिंग यार, और क्या। दो यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है। समझो ध्यान से इस बात को कि ये इधर इस प्रकार से और इधर इस प्रकार से। यहां बैटरी लगा देते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करा दिया। सुनना, देखना, समझना है सर क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिएगा क्या किया जा रहा है। यहाँ पे क्या था, ये इसको विंडो बोलते हैं, ओपनिंग होती है इस ट्यूब में। ये वैक्यूम ट्यूब होती है। ये बैटरी लगाया, यहाँ पे एक ऐसा की लगाया हुआ है। ये जैसे दो प्लेटें लगी हुई हैं। अब तुम अगर ध्यान से देखो, चूंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव अगर इस प्लेट से जुड़ा है तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे कैसे मेटल की प्लेट, ले सही से बात है इसको, यहाँ पे कैसे मेटल की प्लेट लगी हुई है, इस प्रकार से कैसे मेटल की प्लेट लगी हुई है। अब देखो होगा क्या, होता क्या है कि असल में हम क्या करते हैं कि जो रेडिएशन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन होगा वो मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट होगा। ठीक बात है ना? जो रेडिएशन होगा वो कहाँ इंसिडेंट होगा, वो मेटल की सरफेस पे, मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट होगा। और वहाँ से क्या इजेक्ट आउट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो ये ऐसे विंडो है, इस विंडो से हम क्या कर रहे हैं, इस विंडो से हमने रेडिएशन को इस मेटल की प्लेट पे ऐसे इंसिडेंट करा दिया। भैया जो रेडिएशन आ रहा है उस इस वाले प्लेट पे ऐसे फॉल हो रहा है। अब जब रेडिएशन जब आ रहा है, रेडिएशन मतलब जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, देखो ये रेडिएशन आ रहा है यहाँ से, रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रहा है, जब ये रेडिएशन इस मेटल की प्लेट पे जो है स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है तो इसी फिनोमिना को हम क्या करते हैं, कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कितना सिंपल बात है। देखिए ना कैसा सिंपल सेटअप है। एक ऐसा वैक्यूम टाइप का ट्यूब लिया हमने, वैक्यूम टाइप के ट्यूब में हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया, एक यहाँ पे ये मेटल की प्लेट है और दूसरी यहाँ पे ये सिंपल से एक कंडक्टिंग प्लेट है। ये एक मेटल की प्लेट है, जिस मेटल की प्लेट पे रेडिएशन जो है इंसिडेंट होगा। ठीक बात है ना? एक सिंपल से यहाँ पे कनेक्टिंग प्लेट है, चूंकि बैटरी हमने जोड़ रखा है। बैटरी अगर हमने जोड़ा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जो पॉजिटिव वाली प्लेट क्या कहलाएगी, एनोड। ये प्लेट क्या कहलाई, ये प्लेट कहलाई एनोड। और नेगेटिव वाली प्लेट क्या कहलाई, नेगेटिव वाली प्लेट कहलाई कैथोड। और ये क्या है, ये जो है ना आपका ये मेटल की प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। ये यहाँ लिखते हैं यहाँ पे हम मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, ये मेटल की बनी हुई
प्लेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हुआ क्या कि जब इस विंडो से रेडिएशन को इंसिडेंट कराया गया और रेडिएशन जैसे ही मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने पे वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। कमाल की बात, आप एक बात सोचिए कि सर क्या कोई भी रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट कराएं, कोई भी रेडिएशन हम इंसिडेंट कराएं तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? मतलब अगर हम कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करा दें तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज 20,000 में एक ही सक्सेसफुल हिट होती है। अगर आप यहाँ से 20,000 रेडिएशन गिराएं इस मेटल के सरफेस पे, अगर यहाँ पे 20,000 रेडिएशन अगर आप इंसिडेंट कराएं मेटल के सरफेस पे, अगर आप 20,000 रेडिएशन इंसिडेंट कराएं तो उस 20,000 में से एक या दो, मिनिमम यार एक ही बोलेंगे, दो क्या बोले, 20,000 में से एक ऐसा रेडिएशन बन सकता है जो सक्सेसफुल हिट हो। सक्सेसफुल हिट होने का मतलब है कि जब रेडिएशन मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुल हिट। तो सक्सेसफुल हिट का रेशियो बड़ा कम होता है, 20,000:1, कि अगर हम 20,000 रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे तो उसमें से एक ऐसा होगा जिसकी पॉसिबिलिटी होगी, श्योर नहीं कि हो जाए, एक ऐसा रेडिएशन होगा जिसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो रेडिएशन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराएगा। ठीक बात है ना? अब एक बात सोचो, अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा सर्किट है? क्या ये सर्किट कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड? तो जो बच्चे ध्यान से आप देखो, सर इट्स अ डिसकनेक्टेड सर्किट, ये तो एक डिसकनेक्टेड सर्किट है ना। अगर हम बैटरी एक बार के लिए समझिए, अगर हम इस बैटरी की को ऑन भी कर दें तो भी तो सर्किट ये डिसकनेक्टेड ही है यार। एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, बीच में डिसकनेक्टेड है ना। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब जब रेडिएशन आएगा और आके इस मेटल के सरफेस को हिट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा? क्या जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक बात समझो, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया क्या? और जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, क्या सर्किट में करंट बन जाएगी? क्या अब सर्किट में क्या हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम सर फोटो करंट। कैसे करंट हुई? देखो समझो तो सही, सर कैसे करंट हुई? करंट सर ऐसे हुई कि जब रेडिएशन हिट किया, जब रेडिएशन इसके मेटल के सरफेस को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, सबसे पहले कहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो जो मेटल की प्लेट है उसमें जो एटम होगा, उस एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहर निकलता है। अंदर की सेल थोड़ी निकलेगा, बाहर की सेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज को जो एनोड वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या कर लेगा, अपनी तरफ क्या कर लिया, उसको ऐसे अट्रैक्ट करके खींच लिया। ये जो एनोड वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर गया तो एक तरह से सर्किट अब कनेक्टेड हो गया। पहले सर्किट डिसकनेक्टेड था क्योंकि बीच में गैप था, लेकिन अब तो इस वाले प्लेट से और इस वाले प्लेट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, सर्किट क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। इस पूरे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। और जो करंट फ्लो करेगा सर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोटो करंट। क्या कहलाएगा वो, फोटो करंट। जैसे समझो तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यार इस तरह ऐसे फ्लो कर रहा है तो फोटो करंट उसके अपोजिट बनेगी ना। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फोटो करंट उसके अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करे तो करंट कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब कुछ इस दिशा में ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। अभी जो आई करंट फ्लो कर रही है इसी का नाम होगा सर फोटो करंट। अभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझे। जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको बेसिक आइडिया समझ में आएगा कि सर होता है क्या। अभी तो मैंने आपको बस ऊपर से समझाया सर, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझो कि एक तो इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि सर्किट इज अ डिस्कनेक्टेड सर्किट। ये सर्किट ये जो सेटअप था, कैसा सेटअप था, एक डिस्कनेक्टेड सर्किट था। सर्किट डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्ट का मतलब बीच में गैप था। लेकिन जब हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, जब हमने फोटोन को इस मेटल के प्लेट पर इंसिडेंट कराया, तो जब फोटोन इस मेटल के प्लेट पर इंसिडेंट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। क्या हर एक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? क्या हर एक जितने भी रेडिएशंस आ रहे हैं क्या वो सभी के सभी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जो सक्सेसफुल हिट होती है उसका रेशियो बड़ा कम होता है। 20,000 में से इक्का दुक्का ऐसी हिटें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा पाती हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट आउट हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और अगर सक्सेसफुल हिट हो गई, रेडिएशन हमने इंसिडेंट कराया और सक्सेसफुल हिट हो गई, तो सक्सेसफुल हिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सर्किट में एक करंट बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी, फोटो करंट कहलाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है वही क्या कहलाता है, पूरा का पूरा ये चीज क्या कहलाएगा, इवेंट क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है, तो हर एक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे जरूरी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का जो रेशियो होगा, जो सक्सेसफुल हिट का रेशियो होता है, बड़ा कम होता है। 20,000 में से एक सक्सेसफुल हिट होती है। 20,000 में से एक ही ऐसा रेडिएशन होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा सकता है। पॉसिबिलिटी होती है कि कराए, श्योरिटी थोड़ी है कि 20,000 में एक कराएगा करेगा, पॉसिबिलिटी होती है सर। तो सक्सेसफुल हिट जो होती है बड़ी कम होती है, सक्सेसफुल हिट का रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। सक्सेसफुल हिट का मतलब क्या हो गया? सक्सेसफुल हिट का मतलब हो गया कि जब रेडिएशन मेटल के सरफेस पे हिट किया, जब रेडिएशन मेटल के सरफेस पे हिट किया, तो मेटल के सरफेस पे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस को तोड़कर, अरे अपने लैटिस में बंधे होंगे ना इलेक्ट्रॉन, मेटल के सरफेस के अंदर लैटिस में बंधे होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्व करके अपने लैटिस को तोड़ के बाहर निकल आएंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया ये सक्सेसफुल हिट है। ठीक बात है। और सक्सेसफुल हिट का रेशियो बड़ा कम है, 20,000 इज टू 1, 20,000 इज टू 1। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या सभी क्या समझे? सबसे पहली बात बेसिक समझो यार कि अब कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो करंट बनी इसको फोटो करंट कहेंगे, पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बात और समझिए। सबसे पहले समझो कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ये जो समझिएगा, ये सर ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या ये आई करंट हम V/R के बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। कभी भी करंट इस सर्किट में करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ डिसकनेक्टेड सर्किट। ये तो सर डिसकनेक्टेड सर्किट है ना, ये डिसकनेक्टेड, ये एक डिसकनेक्टेड सर्किट है। चूंकि ये डिसकनेक्टेड सर्किट है, इसीलिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रही है, कैसे करंट फ्लो कर रही है? अरे भैया, जब ये रेडिएशंस इस प्लेट को हिट करेंगे और प्लेट को हिट करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन्हीं इजेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ही करंट डिपेंड करेगा ना। अगर यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस 50 इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं है? तो करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा? यहाँ पे जो करंट होगा, क्या चार्ज अपॉन टाइम होगा? क्या कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया? अरे भाई, चार्ज आया कहाँ से? जितने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के प्लेट से निकले होंगे, समझिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के प्लेट से निकले होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वही करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। करंट कभी भी यहाँ पे V/R नहीं होगा। समझ पाए इस बात को कि यहाँ पे जो सर करंट होगा वो डेल्टा Q बाई डेल्टा T होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा। और ये डेल्टा Q क्या है समझना, ये डेल्टा Q क्या है? अरे कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो यार ऐसा समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है और n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर E चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो कुल कितने चार्जेस निकलेंगे? NE चार्ज निकलेगा। क्या? NE/T। समझिएगा सर, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से मान लो एक बार के लिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 किलो, तो कुल कितना चार्ज हुआ? n × E हुआ। तो टोटल चार्ज NE अपॉन टाइम T, ये हमको क्या देगा? यहाँ पे करंट देगा। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये पूरी बात समझना है आपको। पॉइंट नंबर 1 इसमें समझिए कि सबसे पहले एक बार सेटअप फिर से बता देंगे। एक बार पूरा प्रोसेस 1 मिनट के अंदर क्विक रिव्यू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? किसी भी मेटल प्लेट पर जब हम लोग रेडिएशन यानी कि फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वही क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसका एक्चुअल सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें किस प्रकार की एक ट्यूब होती है, वैक्यूम टाइप की ट्यूब होती है। इसमें यहाँ पे एक विंडो होता है, जो विंडो एक ओपनिंग है, ट्यूब में एक ओपनिंग है, जिस ओपनिंग से रेडिएशन क्या आता है? मेटल के प्लेट पे ऐसे आके हिट करता है। हमने इसको एक्सटर्नली किससे जोड़ रखा है? एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एक कंडक्टर प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल मेटल की प्लेट से कनेक्टेड है। इसी मेटल वाली प्लेट पे हम क्या करेंगे? रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे। जैसे ही हम लोग रेडिएशन को इंसिडेंट, अच्छा, पॉजिटिव वाली जो प्लेट होगी वो क्या कहलाएगी? एनोड प्लेट कहलाएगी। निगेटिव वाली प्लेट क्या कहलाएगी? कैथोड प्लेट कहलाएगी। और समझो, जैसे ही हम लोग रेडिएशन को इंसिडेंट कराना शुरू करेंगे, वैसे ही क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होगा, चूंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
वो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव वाला एनोड वाला प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो कर जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तो सर्किट में करंट बन जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि कैथोड से एनोड जा रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगी और यही जो करंट बनेगी वो क्या कहलाएगा, फोटो करंट कहलाएगा। यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड सर्किट है। यहाँ पे तो करंट उतनी ही बनेगी जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। अब समझो, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो फोटो करंट ज़्यादा होगी, कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो फोटो करंट क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा फोटो करंट उतना ही ज़्यादा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या कि सर जब रेडिएशन इसको हिट किया तो रेडिएशन को हिट करने के बाद अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं है। जब भाई रेडिएशन जब इसको हिट करेगा तो रेडिएशन हिट करने पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस ज़्यादा होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा है। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं यार PEE, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोटो करंट के। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो करंट के। हम आपको सक्सेसफुल हिट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हम कोई भी रेडिएशन मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट कराएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं। जब एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का, प्रॉपर एनर्जी का रेडिएशन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। हमने बोला श्योरिटी नहीं बोला, हमने बोला पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट आउट हो जाए, हो सकता है ना हो जाए। तो जो ये सक्सेसफुल हिट का रेशियो बड़ा कम होता है, लगभग ऑन एन एवरेज 20,000, अगर 20,000 फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया जाता है उसमें से एक ऐसा फोटॉन होता है जिसके वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको शो होगा। ठीक बात है ना। अच्छा, होता क्या हो, असल में देखो होता क्या है, होता ये होगा कि जब रेडिएशन हिट करता है, जब ये रेडिएशन है, जब ये रेडिएशन मेटल के सरफेस को हिट करता है तो रेडिएशन के पास अपना एनर्जी होता है। जब ये हिट करता है तो हिट करते टाइम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहली बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है वो कहाँ का होता है, तो वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ पाता है। तो जब ये रेडिएशन इसको हिट करता है तो रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाती है, वो उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। अब जो एनर्जी है अगर वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। अगर एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है उसको, तो क्या करता है, वो अपने लैटिस को तोड़ेगा। भाई वो तो वहाँ बंधा हुआ है तो उस एनर्जी को पाके वो क्या करेगा, वहाँ पे जो उसकी लैटिस है वो अपने लैटिस को क्या करेगा, तोड़ेगा और लैटिस को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाएगा। यही पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन जो सक्सेसफुल हिट का रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देखिए इसको। और एक बात समझो, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, एनोड की प्लेट। ठीक बात है ना। तो अट्रैक्शन की वजह से ही कार्यक्रम क्या हो जाता है कि अट्रैक्शन की वजह से क्या हो, यहाँ पे कार्यक्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या कहलाती है, फोटो करंट कहलाती है। और फोटो करंट डिपेंड करेगी कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने देर में निकले, न कि V/R पर। पूरी बात एक बार नोट कर लीजिए, इतने को नोट करिए फिर आगे कुछ बताएं। नोट करो भाई, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो हमेशा लड़के गड़बड़ करते हैं, इसमें ये आपको समझना है कि जो फोटो करंट है ना, अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। फोटो करंट विल नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज, फोटो करंट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम दिस मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, सर फोटो करंट उस बात पर डिपेंड करेगा। हाँ ना, बोलिए भाई, ठीक बात है ना। इतनी बात को समझ गए। ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, फोटो करंट नहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो है कि नहीं सिंपल। अब इसमें थोड़ी सी और PhD करते हैं, इसमें थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, समझना कि जो सर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर नंबर 1 ये डिपेंड करते होंगे कि रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि मान लो पहले इस विंडो से हम लोग 100 रेडिएशन पास करा रहे हैं,
इस विंडो से हम लोग 100 फोटॉन्स को पास करा रहे हैं, बाद में हमने डबल कर दिया 200 फोटॉन्स को पास कराए, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 फोटॉन्स अगर हम पास कराएंगे और उसके बाद 200 फोटॉन्स पास कराएंगे तो 200 फोटॉन्स वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक बात है ना। तो सबसे पहले जो फोटो हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि फोटो करंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता होगा। सबसे पहला किस पर डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पे। अगर हम ये जो रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। आप समझिएगा सर, अगर हम तुमसे बोले इंटेंसिटी को बढ़ाना तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये जो रेडिएशन है ना वो सेम ही होगा, इस रेडिएशन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब सेम ही होगी, बस हमने नंबर ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर दिया। जो पहले 100 रेडिएशन था उसको बढ़ा के 150 कर दिया, तो हम वही पढ़ा, पहला होगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक बात है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो फोटो करंट यहाँ पे बन रही है उसका इस अप्लाइड वोल्टेज, समझना कि जो फोटो करंट यहाँ पे बन रही है उसका क्या इस अप्लाइड वोल्टेज पे कुछ इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ कुछ रिलेशन होता है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में ग्राफ खींचेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अगर हम लोग इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बदल दें, अगर हम लोग इस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस रेडिएशन की क्वालिटी को बदल दिए। क्वालिटी बदलने का मतलब ये हो गया कि भैया पहले जो रेडिएशन आ रहा था उसमें अगर मान लो एक बार के लिए 10 यूनिट एनर्जी थी, तो अब उसकी एनर्जी हमने बढ़ा के 15 कर दिया, तो कितना यहाँ पे फोटो करंट होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। 3 बारे में पढ़ाई आपको करनी होती है। सबसे पहला हमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ना होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने पे क्या इफेक्ट होता है। दूसरा पढ़ना होता है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, और तीसरा पढ़ना होता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एक एक करके सब समझाया जाएगा तो क्लियर होगा, ऐसे बोलने समझ में नहीं आएगा। आप इतना नोट कर चुके होंगे, हम इधर से साइड से क्लियर करते हैं, इधर से क्लियर करते हैं। देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इधर इसको भी क्लियर कर देते हैं। डायग्राम रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो 3 बात हमें पढ़ना है। हमें सबसे पहला जो बात इसमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है 1, एक एक करके सबके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है हमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब समझना ध्यान से यार, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो सबसे पहली बात, हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं सर, हम जो हमारा जो रेडिएशन है ना, इस रेडिएशन की क्वालिटी को नहीं बदल रहे हैं, हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए विंडो की साइज को बड़ा कर दो। अरे भाई अगर इतने से 3 आ रहा है तो बड़ा कर दोगे तो 6 आएगा, एक ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ, इतने ही विंडो की साइज इतना ही रहने दें, नंबर ऑफ रेडिएशन को बढ़ा दें। आप सिंपल समझिए, सब तो तरीका बता रहे हैं आपको, सिंपल हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, हम सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन का जो क्वालिटी था, उसका जो क्वालिटी था, जो उसका फ्रीक्वेंसी था, वो क्या होगा, सेम होगा। हमने सिर्फ क्या बढ़ाया है, नंबर ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज किया। इंटेंसिटी का मतलब बालक यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन से है, कंफ्यूज नहीं करना, ये नंबर ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन। अरे तुम खुद अपने, तुम लॉजिकल, तुम खुद अगर इतना वीडियो देख के तुम खुद जवाब दोगे यार। तुम बताओ, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ा दें, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो क्या फोटो करंट भी ज़्यादा होगी क्या। अरे अभी यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा हुआ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। तो मेरे भाई अगर रेडिएशन बढ़ाएंगे, अगर हम रेडिएशन बढ़ाएंगे तो रेडिएशन को बढ़ाने से क्या होगा, समझिए ध्यान से इस बात को। अगर हम रेडिएशन को बढ़ाते हैं तो रेडिएशन को बढ़ाने से क्या होगा, अगर हम रेडिएशन को इंक्रीज कर दें, सुनना, अगर हम रेडिएशन को इंक्रीज कर दें तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे क्या यहाँ पे। अगर हम रेडिएशन को इंक्रीज करें तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएगा क्या। नंबर ऑफ फोटॉन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो अगर पहले 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है तो क्या अब 200 फोटॉन इंसिडेंट होगा क्या। तो अगर 100 से मान लो एक बार के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो क्या 200 से 4 हो जाएगा क्या। और जितना ज़्यादा ये फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है फोटो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम ये देखा गया, ये सब एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया, ऐसा नहीं कि हम ऐसे हवा में बात करें, सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली करके देखी गई हैं, लैब में करके देखा गया है चीज़ों को कि भैया अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया गया फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के। फ्रीक्वेंसी भाई देखो, किसी भी रेडिएशन का जो एनर्जी होता है, जो उसका क्वालिटी होता है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ रेडिएशंस को बढ़ाएं तो नंबर ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते के केस में क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन को बढ़ाया गया तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो फोटो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया, आप देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ये प्लॉट किया गया फोटो करंट। देखिए तो मैं, अच्छा आई लिखते हैं, आई फोटो करंट है, ये आई फोटो करंट, ये फोटो करंट के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया। इंटेंसिटी
बालक देखो, ये फोटो करंट के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में एक सर ग्राफ ड्रॉ किया गया। किसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया है? फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ रेडिएशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रेडिएशन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, तो फोटो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट हो गया क्या? जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा तो करंट भी ज़्यादा होगी। तो कैसा ग्राफ बना? ये कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो। तो फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ मिला, ये इस प्रकार का ग्राफ मिला। और यहाँ पे जब हमने जो ग्राफ बनाया है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, यानी क्वालिटी ऑफ रेडिएशन इज कांस्टेंट। क्वालिटी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी मतलब क्वालिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी से है। जो रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं, उस रेडिएशन की जो क्वालिटी पहले थी, बाद में भी वही क्वालिटी चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ क्या बदला गया है? नंबर ऑफ रेडिएशन हिटिंग द मेटल प्लेट, यानी कि इंटेंसिटी बदली गई है। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिला। देखिए, इसको नोट करिए भाई, नोट करिए। ये पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इसको मिटाते हैं। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, कि भाई वोल्टेज का क्या इफेक्ट मिला। अब वोल्टेज का जो इफेक्ट मिला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज का इफेक्ट मिला, वो ग्राफ ड्रॉ किया गया फोटो करंट और वोल्टेज के बीच में, बड़ा अजीब सा ग्राफ आया। अब उस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान समझिएगा सर, ध्यान से एकदम ध्यान समझिएगा। सेकंड है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। देखना, ध्यान सुनना, ध्यान से मेरी बात को। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज हम आपको समझा रहे हैं सर। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज के लिए जो ग्राफ बना, यानी कि फोटो करंट, ये आई फोटो है यार, फोटो करंट और इस वोल्टेज वी वोल्टेज का जो ग्राफ बना, ये थोड़ा सा वियर्ड टाइप का ग्राफ बना, थोड़ा सा अजीब टाइप का ग्राफ बना। उसी को आपको समझना पड़ेगा, उसी को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। फोटो, ये देखो यहाँ पे फोटो करंट है और ये क्या है? वोल्टेज। ये कुछ ऐसा ग्राफ आया। थोड़ा सही नहीं बना, सही बनाते हैं थोड़ा सा। देखो, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को समझिए सर, ये फोटो करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है। बड़ा प्यारा ग्राफ है, बड़ा अच्छा ग्राफ है। आप समझिए, आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे जान के। सबसे पहले एक बात समझो, इस ग्राफ के अलग अलग रीजन को ले लेते हैं और अलग अलग रीजन को आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसको समझो सर, इस वाले पॉइंट को समझो। अरे ये पॉइंट तो बड़ा गजब का बात बता रहा है। ये पॉइंट बता रहा है सर कि जब वोल्टेज 0 है, तब पर भी फोटो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। समझना, इस ग्राफ, ये ग्राफ पूरा जान है भाई। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये दूसरा ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज वाला ग्राफ है। ये दूसरा वाला ग्राफ है, पूरे के पूरे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पढ़ाई का जान है। अगर इस ग्राफ को अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण निश्चित है इस टॉपिक में। समझिए इस बात को कि सर ये ग्राफ बता रहा है कि सर इस वाले पॉइंट पर तो वोल्टेज 0 है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज 0 है, तब पर भी कुछ न कुछ फोटो करंट है। क्या मतलब समझे? इसका इंटरप्रिटेशन तो सुनो यार, कितना खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है इसका कि सर इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज 0 है, भले वोल्टेज 0 है, पर सर कुछ न कुछ फोटो करंट मिली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए यहाँ से कि जब रेडिएशन आया और रेडिएशन आके मेटल के प्लेट को हिट किया, भले वोल्टेज 0 हो गया, हमने मान लो हमने बैटरी ही रिमूव कर दिया। हमने क्या किया? हमने बैटरी ही रिमूव कर दिया। मान लीजिए हमने बैटरी हटा के सर्किट को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने बैटरी को हटा के सर्किट को कंप्लीट कर दिया है सर। सुनना ध्यान से कि सर जब रेडिएशन आके मेटल के प्लेट को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, कि बिना किसी वोल्टेज के यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जा रहा है और उसकी वजह से कुछ न कुछ फोटो करंट हो रही है। इस वाले पॉइंट को समझने के लिए वोल्टेज 0 करने का मतलब तुम्हें बैटरी को हटा के एक सीधा तार जोड़ दो यार। बैटरी हटा के सीधा तार जोड़ दो। जब तुम बैटरी हटा के एक सीधा तार जोड़ दोगे तो ना ये एनोड होगा ना ये कैथोड होगा। सिंपल से मेटल के प्लेट पर ना ये पॉजिटिवली चार्ज ना ये नेगेटिवली चार्ज। सिंपल से मेटल के प्लेट पे ये रेडिएशन का आया, आके हिट किया, और आके जब हिट किया तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। इसी वजह से 0 वोल्टेज पर भी कुछ न कुछ करंट देखने को मिला।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। फिर ये ग्राफ ऐसे बढ़ते गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना, ध्यान देना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू किया है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या इस वाले प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे क्या इस वाले प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ेगी। जब इस वाले प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ेगी, जब पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, तो क्या सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा क्या? असल में होता क्या है कि जब इजेक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के साथ निकलता है। कुछ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि बिना किसी वोल्टेज के लगाए वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी बड़ी कम होती है, जो बड़ी कम एनर्जी को लेके इजेक्ट हो रहे होते हैं। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने के वजह से क्या पॉजिटिव प्लेट के वजह से नेगेटिव पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या? क्योंकि जैसे हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी इस प्लेट की, एनोड प्लेट की बढ़ रही है, और जब एनोड प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ती है तो उस पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ने की वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और सर्किट में फोटो करंट बढ़ने लगती है। सर्किट में फोटो करंट बढ़ने का मतलब ये हो गया कि सर जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। जो हाईली एनर्जेटिक वाला होगा उसको तो सर बैटरी का जरूरत ही नहीं था सर, वो तो इजेक्ट हुआ सीधे यहाँ पहुँच गया। जब पोटेंशियल जीरो था तब भी करंट मिला। जब एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ग्राफ बनाएगा कि भैया जो पोटेंशियल जीरो है, बैटरी लगाया ही नहीं, सिंपल सा वायर लगा दिया, तब पर भी करंट मिल रहा है। कमाल का बात है वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो इतना एनर्जेटिक था कि वो सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और फोटो करंट बन गई। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बड़ी कम होती है। अब जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी, हम जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक बात है ना? तो पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना शुरू किया। तो पहले जैसे जैसे पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अरे कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब ये है कि मेरे भाई जब इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, समझिएगा, अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये 10 की 10 को खींच के अपने पास लेके चला गया। इसकी पॉजिटिव बैटरी के वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया। जब बैटरी के वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले सब के सब ये खींच दिया, करंट कांस्टेंट हो गया। क्योंकि किसी भी प्लेट से पर सेकेंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे ना। अगर ये मेटल प्लेट है, हमने अब एक बात और समझना है कि इफेक्ट ऑफ वोल्टेज में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी भी हमने इंटेंसिटी को भी क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और फ्रीक्वेंसी को भी क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ये बात हम बताना मिस करके अभी हम लिख देते हैं कि इसको जो बनाया गया है कीपिंग इंटेंसिटी एंड, ये म्यू बनाया ना, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। हमने क्या किया है, इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया। मतलब कि इसका इंटेंसिटी भी फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। तो भाई जब इंटेंसिटी भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, तो नंबर ऑफ इजेक्शन पर सेकंड फिक्स होगा ना, कि हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब एक सेकंड में अगर 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, तो उसके बाद वोल्टेज को तुम कितना भी बढ़ा दो, करंट तो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल 100 से हम 200 भी कर दें या 2000 भी कर दें, तब पर भी भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहीं तक न पहुंचेंगे। यहाँ से एक सेकंड में 5 निकल रहा है, 5 का पांचों खुद ही पहुंच जा रहा है, तो उसके बाद भी अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते रहे, करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। यानी यहाँ पे जो सर करंट मिला, इसका एक स्पेशल नाम क्या होता है, सैचुरेटेड करंट। यानी कि कहने का मतलब है कि चूंकि जब ये ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, तो इस केस में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंटेंसिटी भी कांस्टेंट कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है सर, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। अरे भाई जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, तो इस प्लेट से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कांस्टेंट हो गया। रेडिएशन भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कांस्टेंट हो गए। तब यहाँ से मान लो एक बार के लिए 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो सबसे जो हाईली एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो तो वैसे ही यहाँ तक भाग जाएगा। जो लो, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे लो वाले भी यहाँ तक पहुँचने लगेंगे। तो एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा कि सब के सब यहाँ पहुँच जाएंगे। जब सब के सब यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दें, करंट तो सेम ही होगा, क्योंकि करंट तो इस वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा।
करंट तो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए। जब नंबर ऑफ इजेक्शन ही कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग सर, बोलेंगे सैचुरेटेड करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे सर जीरो वोल्टेज पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जितने भी लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी पहुँचने लगेंगे। एक ऐसा टाइम होगा कि सब का सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसके बाद वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दिया जाए करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड करंट कहलाएगा। लेकिन सर आपने इधर भी ड्रॉ कर दिया, बड़ी कमाल की बात आपने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज नेगेटिव कर दिया क्या? अरे यार इसके बाद वोल्टेज नेगेटिव कर दिया क्या? भैया वोल्टेज नेगेटिव करने का क्या मतलब है? वोल्टेज नेगेटिव करने का मतलब है कि बैटरी की पोलैरिटी को पलट दो, समझना, बैटरी के पोलैरिटी को क्या कर दो, पलट दो। अगर आप बैटरी के पोलैरिटी को पलट देंगे तो उस केस में क्या यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा क्या? सुना ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पे, इधर पीछे क्या बता रहा है कि भैया अगर हम बैटरी के पोलैरिटी को पलट भी दें, अगर हम बैटरी के पोलैरिटी को अगर हम क्या कर दें, पलटी भी कर दें, उलट भी दें, तब पर भी कुछ ना कुछ फोटो करंट शो हो रही है। देखो अगर इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट पे इतनी फोटो करंट है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे इतनी फोटो करंट है, इस पॉइंट पे देखो पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हम पोटेंशियल को मतलब बैटरी को बदल दिए और बदल के पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, तब पर भी कुछ ना कुछ फोटो करंट है। ये घटते 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 बाद में भले जीरो हो जा रही है, पर बैटरी को पलट देने के बाद जब यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, अब आप खुद समझिए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चल के आना और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के बीच में तो जोरदार रिपल्सन होगा ना। ऐसे में तो इलेक्ट्रॉन को रुक जाना चाहिए था, पर वो रुका नहीं, कुछ ना कुछ फोटो करंट है। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये समझे कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो बहुत ही तगड़े वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तगड़े इन द सेंस जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम पोटेंशियल को निगेटिव भी कर देते हैं तब पर भी वो कैथोड से एनोड तक पहुँच जाते हैं और उनके वजह से करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे हम लोग बैटरी को उल्टा करके जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से जैसे जैसे हम निगेटिव में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम निगेटिव में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि जो सबसे ताकतवर, सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जो सबसे, अभी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम पोलैरिटी को पलट दे रहे हैं तो ये निगेटिव प्लेट बनने लगा। अगर निगेटिव प्लेट बनने लगा होगा तो जो कम एनर्जेटिक वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो रिपेल हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी वो तो रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि भैया मेरी एनर्जी तो कम है। अगर मेरी एनर्जी कम है तो हम तो यहाँ निगेटिव पे पहुंच नहीं सकते। पहुंचेगा कौन? पहुंचेगा वो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी ताकत सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो गया, इसी को बोलते हैं सर हम लोग, इसको मान लो V0 बोल देते हैं इसको। ये वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे हाईली एनर्जेटिक, जो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन था वो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो उस वाले पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता है, और यही जो पोटेंशियल होता है ये कहलाता है स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल V0 है, इसी पोटेंशियल V0 को कहा जाता है स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। कमाल की बात है यार, देखो समझना इस बात को। यही जो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। ठीक बात है। अगर तुम यार पढ़ोगे ना, किताब उताब पढ़ोगे, उसमें इसको कहीं कहीं रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब है कि वो पोटेंशियल जिस पे जो हाईली एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे ताकतवर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी यहाँ तक ना पहुँच पाए, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो लिख देते हैं हम रिटार्डिंग पोटेंशियल। जरा इस कट ऑफ वोल्टेज के बारे में कुछ चर्चा और करते हैं सर। या स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग, स्टॉप करना, रुक जाओ भाई। जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, करंट जीरो हो गया, स्टॉप कर दिया, इसको कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप समझिए सर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बता रहा है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रहा है कि देखो जो सबसे खतरनाक, सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन था ना, वो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन भी इस वोल्टेज पर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो असल में स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया क्या? असल में स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है। समझिए ध्यान से इस बात को कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रहा है कि देखो भैया इस वाले पोटेंशियल पर जो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन था वो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाया, करंट जीरो हो गई। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया कि जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, उस हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी वो किससे मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोकता है? किसको रोकता है यार? किसको रोकता है? सबसे ताकतवर वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या बताता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको बताता है कि
किसी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर किसी कोई भी, अरे भाई अगर आपने शायद इस बात को नहीं जानते हो, जान लीजिए, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका एनर्जी कितना Q इंटू वी होता है कि नहीं होता, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है आपको, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको होगा या कट ऑफ पोटेंशियल जो होगा, ये कट ऑफ पोटेंशियल आपको क्या बताता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बताता है। अब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। यानी क्या बता रहा है, के मैक्स। काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला क्या होता है, अरे भैया हाफ mv²। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, Q इंटू वी। अरे V की वजह से क्या लिख दें, V0। देखो समझो इस बात को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। व्हाट इज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग 1.6 × 10⁻19 कूलम कहते हैं। एंड व्हाट इज V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल एट विच हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स टू रीच एट दिस पॉइंट। ये बताना मैं आपको कि भैया हमने बैटरी को पलट दिया, बैटरी को पलट के लगे वोल्टेज बढ़ाने, तो वोल्टेज हम लोग जब बढ़ाना शुरू किए तब भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ तक पहुँच जा रहे थे, समझ रहे हो ना, जो हाईली एनर्जेटिक वाले रहे होंगे। लेकिन एक पलटी करने के बाद एक ऐसा वोल्टेज आया जिस पे करंट 0 हो गया, मतलब कि सबसे भयानक, सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसी को बोलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताया कि भैया देखो हम इतना पोटेंशियल लगा दिए, तुम नहीं पहुंच पाए, मतलब कि तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू V0 के बराबर होगी। देखो सोचो समझो बताओ। देखिए सर इसको नोट करिए, नोट यहाँ तक ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं, अभी हमने क्या किया था, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट किया था, और मान लो हमने क्या फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट किया था। मान लो हम इंटेंसिटी को वेरी करा दें तो क्या होगा, समझना दिमाग लगा के। हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे हैं, फ्रीक्वेंसी ही किसी भी रेडिएशन की क्वालिटी को यानी कि एनर्जी को डिसाइड करता है, ठीक बात है ना। अगर हम मान लो एक बार के लिए इंटेंसिटी को वेरी करें तो क्या होगा, आप समझिएगा। अगर सर हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे तो समझना, सोचना कि सर अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, आपने इससे पहले जस्ट हमको बताया कि देखो बाबू जब तुम इंटेंसिटी को वेरी करोगे तो क्या इंटेंसिटी को वेरी करने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अरे भले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी जो पहले होगी वही बाद वाले केस में होगी। अरे भैया फॉर एग्जांपल देखो एक कर्व ये हमको मिला, समझना, हमको एक कर्व कुछ इस प्रकार से ऐसे मिल गया, ठीक बात है ना। एक कर्व, इसको बता दे क्या, फिर से बता देते हैं आपको, देखिए फिर बता देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि इंटेंसिटी जो था ना, इंटेंसिटी को क्या कर दिया हमने, वेरी कर दिया, इंटेंसिटी को हमने बदल दिया, और फ्रीक्वेंसी क्या था, जो फ्रीक्वेंसी क्या था सेम है यानी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी वेरी कर दी। ग्राफ कैसा बनेगा देखना, ध्यान सुनना, ये यहाँ पे फोटो करंट और यहाँ पे क्या हो गया आपका वोल्टेज। अरे भैया फ्रीक्वेंसी तो सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ाया। पहले अगर 10 रेडिएशन था 20 हमने कर दिया, तो भैया फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो सेम ही होगी। हाँ सैचुरेशन करंट बदल जाएगा, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों केस में उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एनर्जी को तो डिसाइड फ्रीक्वेंसी करता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए फोटो करंट को जीरो करने के लिए सेम हमको पोटेंशियल दोनों ही केसेस में लगाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे वाले केस में अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट के बढ़ने की वजह से सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझना है इस बात को कि सर दो ग्राफ बना देते हैं। ओहो गड़बड़ हो गया, सही करते हैं। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, समझना यार, समझना कि सर इन दोनों केस को अगर हम बड़े ध्यान से समझें तो हम कह रहे हैं सर कि ये कुछ अलग है सैचुरेशन करंट, ये कुछ अलग है। इसकी इंटेंसिटी मान लो एक बार के लिए I1 है, इसकी कितनी है, I2 है। I2 इज ग्रेटर देन I1,
दूसरे वाले का इंटेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे वाले का अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो फोटो करंट ज़्यादा होगी, इसीलिए सैचुरेशन करंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे जोरदार सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो दोनों में सेम होगा ना, क्योंकि दोनों में लाइट की, रेडिएशन की, फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ने के वजह से करंट बढ़ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। और दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना होगा, V0 होगा। समझ पाए इस बात को कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करके इंटेंसिटी को वेरी करेंगे तो दोनों ही केस में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। मतलब उनको रोकने के लिए हमको सेम अमाउंट में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, पर फोटो करंट बदल जाएगा क्योंकि फोटो करंट तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नोट करिए, नोट करो यार। इसमें तीसरा ग्राफ नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं इसको। इसमें तीसरा होता है, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पे चर्चा करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड, इफेक्ट ऑफ, देखो कितना लॉजिकल है यार, अब पूरा समझने का प्रयास करिए यार, पॉज करके देखो ना इसको, तुम दिक्कत है तो पॉज करके देखो, पीछे जाके देखो, समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इतना समझो कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है रेडिएशन की क्वालिटी को। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि रेडिएशन का क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी इन द सेंस रेडिएशन में कितनी एनर्जी होगी, कितना एनर्जेटिक होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बदलने से कहानी क्या होगी। अब हम आपके लिए ग्राफ बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। पहले तो इस बात को समझो, एक बार फिर से पुरानी बात हम आपको याद दिलाएं कि क्या हमने आपसे बोला था, जब वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि क्या कोई भी रेडिएशन होगा, समझना, क्या कोई भी रेडिएशन जो है, क्या कोई भी जो रेडिएशन होगा उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं भाई। जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल सरफेस को हिट करता है तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और जो सक्सेसफुल हिट होता है उस हिट का रेशियो बहुत कम होता है। 20,000 में से एक ही ऐसी हिट होगी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगी। क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, क्या किसी भी एनर्जी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को वहां से एमिट करा सकता है, नहीं। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए। समझना इस बात को कि कोई भी मेटल सरफेस है उस मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होता है, हमने रेडिएशन को हिट का इंसिडेंट कराया। जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो रेडिएशन के अंदर खुद एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी होगी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपने लैटिस को तोड़ने के लिए। जहां पे वो सॉलिड बंधा हुआ है उस लैटिस को तोड़ता है तो कुछ एनर्जी लैटिस को तोड़ने में खत्म हो जाती है और जो एनर्जी बच जाती है वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो हर मेटल सरफेस के लिए एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, हर मेटल सरफेस के लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि इतने फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा सकता है। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन सरफेस के जस्ट बाहर आ जाए, बस सरफेस के बाहर ही आए, उसके पास कुछ एनर्जी बची नहीं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली उसका कर क्या रहा है, रेडिएशन के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है उसका वो दो काम किया। सबसे पहले तो लैटिस को तोड़ के बाहर आया और जो एनर्जी बच गई वही इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी मेटल सरफेस के लिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन लैटिस को तोड़ के बाहर आ सके, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वर्क फंक्शन। समझ आए, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ लो ना कि रेडिएशन की जो एनर्जी होती है ना, वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, मेटल के सरफेस को इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करा दे। इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया, भले उसके पास एनर्जी ना बची पर सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया, तो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, वो मिनिमम एनर्जी कहलाता है वर्क फंक्शन। और वो जो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक बात है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट कराएंगे और वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं भाई। हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराएगा। और जो अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बस बाहर ही आ पाएगा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी।
ठीक बात है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो, उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन लैटिस को तोड़ भी देगा और जब बाहर निकलेगा तो उसके पास खुद की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन सरफेस से जस्ट बाहर आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और रेडिएशन की वो मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर बस आ पाया, बाहर आने के बाद कुछ एनर्जी उस पर बची नहीं पर बाहर आ गया, तोड़ के बाहर आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वो कहलाता है वर्क फंक्शन। ठीक बात है ना। तो अगर हम आपके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, देखना, अगर तुम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जाए आपके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहे हैं ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था ना, नेगेटिव भी आता है, मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब देखो कैसे ग्राफ बनेगा। सबसे पहले एक बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा? नहीं भाई, ये ग्राफ जीरो से शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, समझना। ये हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बना रहे हैं, और हमने आपको बताया व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ना, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर्मूला लिखा था आपने ना, के ई मैक्स बराबर क्यू इंटू वी नॉट। व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, इसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक बात है ना। तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? कभी नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो लगेगी ही लगेगी सर, जीरो कैसे हो सकता है यार? रेडिएशन की कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हमने कह रहे न्यू नॉट कह दिया कि भैया रेडिएशन की ये इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम देंगे तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। और समझना, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जो इस ग्राफ से शो भी हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जो था, अगर हम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी देंगे तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया, कोई एनर्जी नहीं बची। अगर कोई एनर्जी नहीं बची तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? जीरो, क्योंकि भाई उसके पास जब खुद कोई एनर्जी ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को करता है। जब अगर हम इतना फ्रीक्वेंसी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। अगर कोई एनर्जी, तो एनर्जी कितना है? जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है क्यू इंटू वी नॉट करेंगे तो वी नॉट कितना हो जाएगा? जीरो। क्यू तो जीरो थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो मतलब कि सर होगा क्या कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से जस्ट बाहर आएगा वो कहलाता है थ्रेशोल्ड। इसको किसी का नाम होता है बालक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी होती है यार, हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा, डैम श्योर थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि भैया बाहर आ सकता है, वो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक बात है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है सर, ये कुछ इस तरह से बनता है। सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी सर इतने दूर से क्यों बना? समझना, सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इतने दूर से क्यों बना, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, वही क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फिर ये क्यों बढ़ रहा है? ये तो फालतू बात हो गई, आप समझ रहे होंगे क्यों बढ़ रहा है। अरे भैया बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम है ना, वो तो सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ गया, लेकिन जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी? यस सर। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और रेडिएशन की जब एनर्जी बढ़ेगी तो जब रेडिएशन जब ये हिट करेगा तो हिट करते टाइम यहाँ पे क्या होगा? रेडिएशन के पास जो एनर्जी होगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? उसको ले लेगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज़ करेगा दो काम में, एक तो अपने लैटिस को तोड़ के बाहर आएगा, तो लैटिस को तोड़ के बाहर आ गया और जो एनर्जी बची वो क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, समझना बालक, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट आउट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती गई, जब रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा। सब रिलेटेड है आपस में, क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा। फिर सुन लो एक बार, ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, बाहर आकर रुक जाएगा कि भैया मेरे पास कुछ एनर्जी बचा ही नहीं, वो थ्रेशोल्ड कहलाया। या एनर्जी के टर्म में समझ लो कि वो मिनिमम एनर्जी रेडिएशन की, इस रेडिएशन की वो मिनिमम एनर्जी जिस मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा,
वो कहलाता है वर्क फंक्शन, और वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, और उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जाएगी, के ही मिलेगा, लैटिस को तोड़ के बाहर आएगा और जो बचेगा क्या होगा उसका, के ही होगा। तो के ही बढ़ता जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th केमिस्ट्री में, E बराबर hc/λ। अरे याद है कि नहीं याद है? h तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा जो जानी नहीं, सब जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक बात है कि नहीं है? h बराबर c/λ होता है, और c/λ क्या फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है क्या, c/λ क्या फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है क्या? तो कितना आ जाएगा, h इंटू न्यू। तो एनर्जी किसके बराबर होता है, h इंटू न्यू। h इज प्लैंक कांस्टेंट और व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम मिनिमम, अरे भैया ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, तो आज नहीं जानते तो आज जान लो यार, आज जान लो। E बराबर hc/λ होता है, एनर्जी बराबर hc/λ, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, c स्पीड ऑफ लाइट होता है, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक बात है ना? E बराबर hc/λ हो गया, और c/λ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, h इंटू न्यू। तो आप समझिए इस बात को कि यार यहाँ पे देखो कि अगर E बराबर h न्यू हो गया, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और एनर्जी को ही कौन रिप्रेजेंट करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लीनियर ग्राफ मिल गया। यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि यहाँ से कैसे शुरू करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी तभी तो निकल पाएगा। किसी भी मेटल के लिए रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है कि इतने पर पॉसिबिलिटी है निकलने की, वही थ्रेशोल्ड कहलाएगा। और रेडिएशन की वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन भी लिख दें क्या, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। देखो तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी मिनिमम होगा। अभी हमने दिखाया आपको कि जैसे जैसे भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एनर्जी क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू नॉट, तो इस केस में ई नॉट कितना आएगा, क्या h इंटू न्यू नॉट आएगा क्या? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए रेडिएशन का एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा, और वही मिनिमम एनर्जी रेडिएशन की जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा सकती है, सरफेस के बाहर ला सकती है, मिनिमम एनर्जी, वही क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। ये पूरी की पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक ओवरव्यू हुआ। जो अपने पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुन रखा है, समझ रखा है, ये उसका पूरा का पूरा, उसका पूरा बेसिक ओवरव्यू हुआ, ठीक बात है ना? पूरी वीडियो को आप देखिए, एक बार ना समझ में आया तो दो बार देखिए। पहली बार सिंपल नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार इसको जो है 1.5x पे देखिए, समझने का कोशिश करिए, समझ में जरूर आएगा। इससे बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाया गया, एक एक चीज़ को दो बार 3 बार बताया गया। पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखा करिए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक बात है? तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। बाय बाय, थैंक यू।